हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन टाइप्स, काउजेज एंड कंसीक्वेंसेज। यानी माइग्रेशन कितने तरह के होते हैं, क्या उसके रीजन है और क्या उसके कंसीक्वेंसेज हैं, क्या उसके परिणाम निकलते हैं, हम लोग उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ एक केस स्टडी दिया हुआ है कि राम बाबू वर्किंग एज एन इंजीनियर इन भिलाई। राम बाबू एक हैं जो भिलाई में इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। एक छोटे से फैमिली में जन्म लिए थे, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के, मतलब कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से फैमिली में जन्म लिए थे। एट एन अर्ली एज ऑफ 12 ही मूव टू नियर बाई टाउन आरा टू कम्प्लीट हिज इंटरमीडिएट लेवल स्टडीज। तो बहुत ही कम उम्र में, मतलब कि 12 साल की उम्र में ही जो है उनके गाँव का एक नज़दीकी शहर था आरा, ठीक है। तो वहाँ पे 12 तक के स्टडीज़ के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के स्टडीज़ के लिए ये चले गए राम बाबू। ही वेंट टू सिंदरी, उसके बाद सिंदरी गए, झारखंड में जो पड़ता है, वहाँ पे इंजीनियरिंग किए। और उसके बाद भिलाई में, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे इनको जॉब लगा इंजीनियर के रूप में और यहाँ पे 31 साल से रह रहे हैं। उनके पिताजी इलिटरेट थे और उनके पिताजी के लिए, मतलब कि जो राम बाबू हैं, उनके पिताजी के लिए जो इनकम था, मतलब कि जो फैमिली चलाने का जो सोर्स था, लिवलीहुड का जो इनकम था, वो एग्रीकल्चर था, मतलब खेती पे डिपेंडेंट थे। अपने पूरे लाइफ उनके पिताजी गांव में व्यतीत कर दिए। लेकिन अब इनका देखिए, तो पहले गांव में रहे, उसके बाद आरा गए, आरा से सिंदरी गए, सिंदरी से ये भिलाई गए, है ना। राम बाबू है 3 चिल्ड्रेन, उनके 3 बच्चे हैं जो अपना एजुकेशन जो है इंटरमीडिएट लेवल का भिलाई से प्राप्त किए, क्योंकि लास्ट 31 ईयर से, है ना, अंतिम 31 साल से, लास्ट 31 ईयर से ये भिलाई में ही रह रहे थे। फर्स्ट वन स्टडीड एट इलाहाबाद एंड मुंबई एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली एज एन साइंटिस्ट। तो पहला जो बच्चा है इनका, वो इलाहाबाद में पढ़ा, मुंबई में भी पढ़ा, है ना। 12th लेवल तक तो कहाँ पढ़ा, भिलाई में ही। उसके बाद वो इलाहाबाद में पढ़ा, उसके बाद मुंबई में पढ़ा और वो दिल्ली में वर्क करता है साइंटिस्ट के रूप में। सेकंड जो है ये और ज़्यादा पढ़ा, है ना, इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा और उसके बाद जाकर यूएसए में काम कर रहा है। और तीसरा जो है अपना एजुकेशन ख़त्म करके, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हर लिखा है, इसलिए हो सकता है कोई लड़की होगी, है ना। तो अपना पढ़ाई ख़त्म करके वो सूरत में शादी के बाद वो सेटल्ड है, ठीक है। देयर इज नॉट अ स्टोरी ऑफ ओनली राम बाबू एंड हिज चिल्ड्रेन बट सच मूवमेंट्स आर इंक्रीजिंग बिकम यूनिवर्सल ट्रेंड। तो क्या करें कि ये सिर्फ एक स्टोरी आप सुन रहे होंगे राम बाबू का था, तो सिर्फ राम बाबू की कहानी नहीं है। आजकल बिहार में या फिर कहीं भी इंडिया के किसी भी, सिर्फ बिहार का ही एग्जाम्पल क्यों ले, ये बुक में दिया गया है हालांकि बिहार का एग्जाम्पल, इंडिया में के किसी भी आप गांव की कहानी देख लीजिए, जो परिवार मिडिल क्लास फैमिली का है, आप उसका देख लीजिए, जो जॉब करना चाहता है, तो जॉब के चक्कर में वो अपना गांव, घर, परिवार सब कुछ छोड़ करके वो दूसरे जगह आ करके पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करता है दूसरे जगह, उसके बाद काम भी करता है दूसरे जगह, और दूसरे जगह ही पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। वहीं आप पीछे एक जनरेशन जाइए, एक दो जनरेशन पीछे जाइए, जैसे हमारे पिताजी या दादाजी का जो एज के लोग थे, वो अपने पूरे ज़िंदगी एक ही गांव में, और पूरे ज़िंदगी क्या, मतलब उनके जितने कजन थे, उनके चचेरे भाई और भी उनके जो पूर्वज थे, वो सब कुछ एक ही गांव में रहे। पिछले कई सालों से कई लोग एक साथ एक गांव में रह रहे हैं। और वहीं आजकल ऐसा देखा जा रहा है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 भाई थे या फिर 2 भाई 1 बहन थे, एक यूएसए में है, एक दिल्ली में है, एक सूरत में है, उनके पिताजी भिलाई में हैं और उनके पिताजी भोजपुर में हैं, गाँव में, है ना। तो एक यूनिवर्सल ट्रेंड हो चुका है, ये पूरे दुनिया में आजकल लागू हो रहा है, सिर्फ इंडिया में या फिर बिहार की या भोजपुर की बात नहीं है। पीपल हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन, फ्रॉम स्मॉलर टाउन टू बिगर टाउन एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जैसा कहा जा रहा है कि पीपल जो है यहाँ पे एक विलेज से दूसरे विलेज की ओर मूव कर रहे हैं, विलेज से टाउन की ओर मूव कर रहे हैं, छोटे शहर से बड़े शहर की ओर मूव कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की ओर मूव कर रहे हैं। इन आवर बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनीशन ऑफ माइग्रेशन। तो पहले जो बुक था, आई थिंक जो क्लास 11th का जो बुक था, है ना, उसमें हम लोग को माइग्रेशन के बारे में पढ़ना था, क्या कॉन्सेप्ट है माइग्रेशन का, क्या रीजन है। हम लोग मेनली आज इंडिया के प्रोस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि इंडिया में माइग्रेशन क्यों होता है और किस रीजन से किस रीजन की तरफ होता है। माइग्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। माइग्रेशन एक इंटीग्रल पार्ट है, आप कितना भी कर लीजिए माइग्रेशन होकर रहता है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन के रीडिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम के अनुसार। इंडिया हैज विटनेस्ड द वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम कंट्री फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एंड आल्सो फ्रॉम साउथ एशिया। तो देखा जाए तो इंडिया में कई बार माइग्रेशन हुआ है, मतलब इंडिया में कहीं बहुत सारे जगहों से लोग आए हैं, सेंट्रल एशिया हो या वेस्ट एशिया हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो, हर तरह से लोग यहाँ पे आए हैं, हर दिशा से, ये बोल सकते हैं हर कंट्री से लोग यहाँ पे आके सेटल हुए हैं।
इनफैक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ हिस्ट्री ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेंट। इंडिया की हिस्ट्री देखा जाए तो आपको लगेगा कि एक हिस्ट्री है वेव ऑफ माइग्रेंट कमिंग एंड सेटिंग वन आफ्टर अनदर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इन द वर्ड ऑफ रिनोड पोएट फिराक गोरखपुरी, एक फिराक गोरखपुरी नाम के एक पोएट हैं, इनका ओरिजिनल नाम फिराक गोरखपुरी नहीं था, है ना, बस इनका स्टेज का जो नाम था, मतलब कि जिस नाम से फेमस उनका नाम था फिराक गोरखपुरी। यदि आपको इनका ओरिजिनल नाम जानना चाहते हो तो आप गूगल कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे एक इनका बोल सकते हैं कि इनका एक नोट क्या बोल सकते हैं, उनका एक शायरी या फिर जो भी आप उसको समझ लीजिए कि सर जमीए हिंद पर अवाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, है ना। कहने का मतलब है कि इस जो हिंदुस्तान का ज़मीन है यहाँ पे कई जगहों से काफिला मतलब कह रहे हैं कि लोग यहाँ से जब चल कर आते हैं, है ना, वही लिखा गया कि सर ज़मीन हिंद पर अवाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। यानी द कैरावन्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड केप्ट ऑन कमिंग एंड सेटिंग इन इंडिया एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। यानी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बना ही इस तरीके से है कि कई जगहों से लोग यहाँ पे माइग्रेट कर करके आए और फिर यहाँ पे इस तरीके से कंट्री का फॉर्मेशन लेता गया। तो कहने का मतलब यही था। सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू हैव बीन माइग्रेटिंग टू प्लेस। तो उसी तरह से इंडिया से भी डिफरेंट कई तरह के लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में। जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्री में आपको कई इंडियन मिलेंगे, जैसे कतर एक देश है, आप देखेंगे कतर में जो है, या फिर और भी कई वहाँ पे कंट्री है, वहाँ पे इंडिया वहाँ का नेटिव पॉपुलेशन ज़्यादा इंडियन का पॉपुलेशन है। वेस्टर्न यूरोप हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको इंडिया मिल जाएगा। इंडियन लोग जो है इंडिया में रहने वाले लोग हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे। ऐसे भी कहा जाता है हवा, पानी और भारतीय आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ये तीन चीज़। इंडियन डायस्पोरा कहने का मतलब हुआ कि जो इंडियन सिटीजन दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ कई सालों से रह रहे हैं और कुछ लोग वहाँ की नागरिकता ले ली हैं, तो इन सभी लोगों को इंडियन डायस्पोरा कहा गया। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, मिलियंस ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स वेर सेंट टू मॉरिशस। तो बहुत सारे बंधुआ मजदूर, इंडेंचर्ड लेबर, जिसको गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है, इनको मॉरिशस भेजा गया, कैरिबियन आइलैंड भेजा गया। कैरिबियन आइलैंड जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का आइलैंड है उसको बोलते हैं। त्रिनिदाद, टोबैको, गियाना, फिजी, साउथ अफ्रीका भी भेजा गया बाई ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार टू रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड फ्रांस के कब्जे में अभी है, आप देखेंगे मेडागास्कर के पास है, ठीक है। फिर ग्वाडिलोप, मार्टिनिक्यू, सूरीनाम बाई फ्रेंच एंड डच एंड बाई पुर्तगीज फ्रॉम गोवा, दमन एंड दीव टू अंगोला, मोजाम्बिक टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर। तो इन सभी देशों में छोटे छोटे आइलैंड हैं, यहाँ पे इनको प्लांटेशन वर्कर के रूप में यहाँ इन लोगों से काम कराने के लिए, चाय की खेती कराने के लिए, आलू वगैरह उपजाने के लिए, ईख की खेती कराने के लिए इन लोगों को भेजा गया वहाँ पे इंडेंचर लेवल के रूप में। ऑल सच माइग्रेशन वेर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज गिरमिट एक्ट। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत एक टाइम बाउंड मैनर में ले जाया जाता है, मजदूरों को ले जाया जाता है कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए तो ले जाया जाता है, हालांकि टाइम बाउंड के लिए। लेकिन ले जाने के बाद इनके पीछे कोई रहता नहीं था, तो इनको अंग्रेज अपने मन मुताबिक जितना मन करता था उतने दिन तक रख लेते थे, ज़्यादा भी काम करा लेते थे। और इनका जो सुविधा मिलता था कोई स्लेब से ज़्यादा नहीं मिलता था। जो स्लेब कहने मतलब कि जो दास होते थे ना स्लेब, तो उस तरीके से उससे ज़्यादा इनको सुविधा नहीं, मतलब काफ़ी हार्श कंडीशन में इनको रखा जाता था। द सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेंट्स वेंचर्ड आउट इनटू द नेबरिंग कंट्री रिसेंट टाइम। तो अब देखो ये तो हो गया कि पुराने ज़माने में जब कॉलोनियल पीरियड में माइग्रेशन यहाँ से हुआ, इंडिया से बाहर माइग्रेशन हुआ कॉलोनियल पीरियड में इंडेंजर्ड लेबर के रूप में एग्रीमेंट करा करके इंडियन इमिग्रेशन एक्ट के तहत, ठीक है। एक्चुअली इसको गिरमिटिया इसलिए बोला जाता है कि जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसको एग्रीमेंट कहा जाता था, तो एग्रीमेंट कई भारतीय नहीं बोल पाते थे, तो कुछ लोग इसको एग्रीमेंट को गिरमेंट कहने लगे और गिरमेंट से फिर गिरमिटिया बन गया। जैसे आप देखेंगे अक्सर भारतीय लोगों का आदत होता है खास करके हिंदी लास्ट में आ ऊ लगा करके बोलने का, जैसे रवि को रबिया इस तरह से बोलने का, है ना। तो वही गिरमेंट से गिरमिटिया बन गया। तो ये गिरमिटिया कोई हिंदी का वर्ड था ही नहीं पहले। गिरमिटिया मतलब कि बोलचाल की भाषा बनते बनते फिर बाद में एक इसी की तरह का लैंग्वेज बन गया। तो ओरिजिनली इसको एग्रीमेंट करा के ले जाता था, इसको इसलिए इसको सब एग्रीमेंट से गिरमेंट बन गया और गिरमेंट से गिरमिटिया बन गया। द सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेंट वेंचर्ड आउट इन द नेबरिंग कंट्री। दूसरा जो वेव आया जिसके तहत कई लोग विदेशों में गए, ठीक है, ये हाल फिलहाल के टाइम में आया जहाँ से कई प्रोफेशनल लोग, मतलब प्रोफेशनल के मतलब बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट लोग, ट्रेडर्स या फैक्ट्री वर्कर काम के तलाश में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तलाश में कई कंट्री में गए, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, अफ्रीकन कंट्रीज एंड द ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू। तो आज भी ये ट्रेंड चल रहा है। आप देखें कई इंजीनियर्स लोग यहाँ से IIT में पढ़ते हैं सब्सिडी लेकर के गवर्नमेंट का, और जब उनके पास टेक्निक आ जाता है, जब उनको थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है, तब उनको फ़ायदा दिखने लगता है और वो अमेरिका चले जाते हैं, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। उस समय एक पल भी नहीं सोचते कि इंडियन गवर्नमेंट उनके पीछे कितना खर्च की है। इंडिया की जो पब्लिक है अपने टैक्स के पैसों से उनको IIT कंप्लीट कराने में, MBBS कराने में कितना खर्च की है,
और आप उस सब्सिडी के पैसा से पढ़ करके आप मतलब कि वहाँ चले जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सरकारी कॉलेजों में फ़ी काफ़ी कम होता है, मेडिकल का फ़ी आई थिंक पूरे 5 साल का जो मेडिकल होता है मुश्किल से 2 या 2.5 लाख रुपया के आसपास होता है फ़ी एम्स का। और अब देखें प्राइवेट कॉलेजों में फ़ी तो 60-70 लाख के आसपास होता है। तो जो बीच का गैप है वो कोई नहीं देखता, बस MBBS मिला और पासपोर्ट बनाया चल दिया। तो होता है आजकल देखा है। तो खास करके जब वेस्ट एशिया में कई लोग जो अनस्किल्ड लेबर हैं या सेमी स्किल्ड लेबर हैं, ये लोग वेस्ट एशिया में गए जहाँ पे तेल का कुआं वगैरह है। देर वाज सम आउटफ्लो ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, स्टोर ओनर्स, प्रोफेशनल बिजनेसमैन टू द वेस्टर्न कंट्री। थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट वाज कंप्राइज प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया, जो अभी चल रहा है। ये सब जो है USA, कनाडा, बड़े बड़े देश जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज देश या ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री वहाँ पे गए। दिस प्रोफेशनल इन्जॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वन हाईली एजुकेटेड। ये जो प्रोफेशन है काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लोग इसमें रहते हैं। द हाईएस्ट अर्निंग एंड प्रोस्पेरस ग्रुप्स। आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 90s, एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इन इंडियन इमिग्रेशन हैज मेड इंडियन डायस्पोरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। तो क्या कह रहा है कि खास करके लिबरलाइजेशन के बाद 1990 के बाद, ठीक है, 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद इंडिया का जो डायस्पोरा है दुनिया के सबसे पावरफुल डायस्पोरा में गिना जाता है। डायस्पोरा का मतलब जो हमारे लोग बाहर में रह रहे हैं। पावरफुल कहने का मतलब ये कि इनका संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात, ये लोग जहाँ भी रहते हैं अपने आप को एक यूनाइटेड करके रहते हैं और वहाँ के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ये कर सकते हैं। जैसे यूएसए में जब भी इलेक्शन होता है तो जो भी जीतना चाहता है प्रेसिडेंट, वो इंडियन लोगों को लुभाना चाहता है। जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, जब उनका इलेक्शन होने वाला तो मंदिर घूमने लगे थे, अमेरिका में कई जगह मंदिर में वो घूमे, फिर दिवाली का शुभकामनाएँ देने लगे थे, है ना, होली सेलिब्रेट करने लगे थे, इस तरीके से। तो हर मतलब कि अब वहाँ पर न सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल मैटर को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये होता है इंडियन डायस्पोरा, इसीलिए इंडियन डायस्पोरा को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। बाकी दूसरे कंट्री के लोग जाते हैं तो वहाँ पे बस अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन इंडियन लोग ऐसा नहीं होता, जहाँ पे रहते हैं उसको अपना बना करके रखते हैं। इन ऑल दिस कंट्रीज इंडियन डायस्पोरा हैव बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। आगे यदि देखें तो माइग्रेशन, तो यू आर फेमिलियर विद सेंसस इन इंडिया। हम लोग सेंसस हुआ था उसमें से सेंसस से हम लोग फेमिलियर है जो 1872 से हो रहा है। हालांकि पहली बार जो ऑफिशियल सेंसस हुआ था 1881 में हुआ था। इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन द कंट्री। इसमें कंट्री में कितना माइग्रेशन होता है वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। एक्चुअली माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 1881। तो हालांकि माइग्रेशन के बारे में तो जो रिकॉर्ड किया जा रहा है 1881 से ही किया जा रहा है। This data were recorded on the basis of place of birth. However, the first major modification was introduced in 1961 by bringing in 2 additional component, place of birth and duration of residence। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सेंसस में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है तो 1881 से ही पूछा जा रहा है ये बात कि आपका जन्म कहाँ हुआ है ना, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता था। और यदि आदमी उस अपने प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं रह रहा है तो इसका मतलब आदमी माइग्रेट किया है, ठीक है। तो 1961 में हालांकि इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया, प्लेस ऑफ बर्थ तो था ही, दूसरा बात ये भी जोड़ा गया कि आप कितने दिन से मतलब कि यहाँ पे रह रहे हैं। फर्दर 1971 एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टेट द प्लेस ऑफ इमिग्रेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड। 71 में और भी एक चीज़ यहाँ पे पूछा गया कि इसके पहले आप कितने दिन कहाँ पे रहे हैं, है ना। जैसे आप देखें ऊपर के कंडीशन में कि एक लड़का जो था पहले भिलाई में पढ़ा, फिर इलाहाबाद में पढ़ा, फिर मुंबई में पढ़ा और दिल्ली में भी काम कर रहा है ना। तो उससे ये पूछा जाता है कि अभी यहाँ पे आप कितने दिन में हैं, इसके पहले आप कहाँ थे और कितने दिन रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से समय समय पे मॉडिफिकेशन होते जाता है क्वेश्चन में और उसी के आधार पे सेंसस में ही ये पता लगाया जाता है कि कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं। इन द सेंसस द फॉलोइंग क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इज द पर्सन बोर्न इन द विलेज और टाउन, तो क्या वो पर्सन किसी विलेज में टाउन में रह रहा है वहीं पे जन्म लेते, नो देन फर्दर इन्फॉर्मेशन इज टेकन रूरल अर्बन स्टेटस। तो यदि इसका जवाब हाँ है तो सही है कि वहीं पे रह रहा है, इसका मतलब माइग्रेशन नहीं हुआ। यदि नो है तब उसके पूछा जाता है कि आपका रूरल या अर्बन स्टेटस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, एंड आउटसाइड इंडिया द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ बर्थ। यदि बाहर जन्म लिए हैं इंडिया के बाहर तो किस कंट्री में जन्म लिए हैं, ये सब पूछा जाता है। हैज द पर्सन कम टू विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, क्या वो कहीं और से आया है। इफ यस देन फर्दर क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द स्टेटस और प्रीवियस प्लेस ऑफ रेसिडेंस, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये सब पूछा। इन एडिशन रीजन फ्रॉम माइग्रेशन फ्रॉम द लास्ट रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस इन प्लेस ऑफ न्यूरेशन आल्सो आस्क। तो ये भी पूछा जाता है कि रीजन फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन का रीजन क्या है। जैसे लड़कियों में देखा है कि माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन शादी होता है ना, शादी के बाद जब वो ससुराल चले जाते हैं तो भी एक तरह का माइग्रेशन माना जाता है इसमें। और इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज इन्वेटेड ऑन 2 बेसिस। यहाँ पे 2 बेस पे माइग्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है। प्लेस ऑफ बर्थ, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, यानी कि लाइफ टाइम माइग्रेंट। तो यदि प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन से तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम माइग्रेंट। और प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन।
नोन एज माइग्रेंट बाई प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, है ना। तो इसको इस तरीके से जाना जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे यदि टेम्पोररली वो रहा है, मान लीजिए कोई लड़का पढ़ाई करने गया, उसका घर पटना में और पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया है, तो ये दूसरे वाले में आएगा प्लेस ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से यहाँ पे। लेकिन कोई लड़का यदि दिल्ली में पढ़ने भी गया, वहाँ पढ़ाई वगैरह करके वहीं पे जाकर के ज़मीन वगैरह खरीद कर कम्प्लीटली सेटल हो गया कि हम जिंदगी भर दिल्ली में रहेंगे, तो लाइफ टाइम माइग्रेशन हो गया। एज पर 2011 सेंसस, आउट ऑफ 1210 मिलियन पीपल इन द कंट्री, 455.8 मिलियन है, 37% जो है माइग्रेशन यहाँ पे दिखाया गया कि रिपोर्टेड माइग्रेंट ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, है ना। ये जो दूसरा वाला है कि जो टेम्पररी बेसिस पे माइग्रेंट किए हैं, उनको इस तरीके से 37% ऐसे लोग थे जो टेम्पररी बेसिस पे माइग्रेंट किए थे। अब स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन, द न्यू फैक्ट पर्टेनिंग टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन विद इन द इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउट ऑफ द कंट्री एंड इन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया कि किस तरीके से माइग्रेशन होता है। ये अंडर द इंटरनल माइग्रेशन 4 स्ट्रीम्स आर आइडेंटिफाइड। तो हम उससे क्या बोलते हैं, वो पाई चार्ट पे हम जाएंगे, अभी जो ग्राफ दिया है उस पर हम लोग अभी जाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो 4 स्ट्रीम यहाँ पे देखा जाता है माइग्रेशन का। आर से आर यानी कि रूरल से रूरल, कोई एक गांव से दूसरे गांव में, रूरल से अर्बन, अर्बन से अर्बन और अर्बन से रूरल, है ना। 4 तरीके से माइग्रेशन होता है। इंटरनल की बात किया जाए तो आर से आर, यू से यू, यू से आर, आर से यू, ठीक है। रूरल से रूरल, एक गांव से दूसरे गांव माइग्रेशन होना, एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट होना, शहर से गांव माइग्रेट होना, गांव से शहर माइग्रेट होना। 4 तरीके का माइग्रेशन हो सकता है। इन इंडिया ड्यूरिंग 2011 आउट ऑफ 455 मिलियन माइग्रेंट, 455 मिलियन माइग्रेंट थे। इम्यूनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, 141.9 मिलियन चेंज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस लास्ट 10 ईयर। तो 141 मिलियन उसमें ऐसे थे जो अंतिम के 10 साल में अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज किए हैं। आउट ऑफ दिस 118.7 मिलियन वर इंट्रा स्टेट, 118.7 मिलियन लोग ऐसे थे जो इंट्रा स्टेट करने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि एक ही स्टेट के अंदर वो माइग्रेट किए। और देखते हैं तो दिस स्ट्रीम बाई डोमिनेटेड बाई फीमेल माइग्रेंट, ये स्ट्रीम जो है एक ही स्टेट के अंदर माइग्रेट करने वाले फीमेल काफ़ी ज़्यादा था। मोस्ट ऑफ दिस रिलेटेड टू मैरिज, जिसमें अधिकांशतः शादी के कारण था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेंट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन प्रेजेंट इन फिगर 2.1। अब हम लोग ये फिगर को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइग्रेशन स्ट्रीम दिया है रूरल से रूरल, ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो आप देख सकते हैं रूरल से रूरल माइग्रेशन में, मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव के माइग्रेशन में मेल का संख्या काफ़ी कम और फीमेल का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, नियरली इक्वल टू 50 है, और मेल में 12-13 के आसपास है ना। तो इससे क्लियर पता चलता है कि शादी के कारण, एक गांव में किसी लड़की का घर था, उसका शादी दूसरे गांव में हो गया, तो लड़की वहाँ से माइग्रेट करके उस गांव में चली गई, है ना। तो इस कारण से यहाँ पे माइग्रेशन हुआ उसका। तो रूरल से रूरल माइग्रेशन में लड़की लोग काफ़ी, मतलब कि वीमेन का ज़्यादा रोल होता है। अब रूरल टू अर्बन, यहाँ भी देख सकते हैं कि वीमेन का माइग्रेशन ज़्यादा होता है फीमेल का। अर्बन से रूरल, यहाँ पे दोनों का माइग्रेशन कम है, लेकिन ये दोनों का माइग्रेशन काफ़ी कम है। बहुत कम लोग जो हैं जो शहर से देहात की ओर जाते हैं, लेकिन उसमें भी यदि देखा जाए तो वीमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है शहर से देहात वाले में भी। और एक शहर से दूसरे शहर में दोनों का माइग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वीमेन का ज़्यादा है। यानी कि हर रोल में देखा जाए तो फीमेल का माइग्रेशन ज़्यादा है, और उसका एक रीज़न माना जाता है शादी, ठीक है, मैरिज। आप लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेशन में देखें, ठीक है, माइग्रेशन इन मतलब इंटरनेशनल माइग्रेशन के रूप में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है इंटर स्टेट, ये था इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के तहत, सॉरी ये है इंटर स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के माइग्रेशन में देखा जाए तो यहाँ पे आप कहीं कहीं देख सकते हैं फीमेल का संख्या काफ़ी कम है। तो मतलब कि कम तो ज़्यादा कम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कम है। जैसे रूरल से रूरल एक गांव, मतलब इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, यानी कि एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के गांव में जाने वाले में वीमेन का संख्या ज़्यादा है। लेकिन रूरल टू अर्बन की बात किया जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के शहर, यहाँ पे ऐसे समझिए आप कि एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के शहर का माइग्रेशन जहाँ पे देखा जा रहा है, तो वीमेन का संख्या यहाँ पे कम हो जा रहा है। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो मेन लोग अर्निंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे मजदूर लोग या फिर जो भी प्रोफेशनल लोग काम करने जाते हैं दूसरे शहरों में, तो अधिकांशतः वो अकेले जाते हैं। पहले वो अकेले जाते हैं, बाद में जब वहाँ पे उनका सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो पूरे परिवार के साथ वो कुछ साल के बाद जाते हैं। तो उसमें भी देखा जाए तो मान लीजिए कि उनके परिवार में एक को खुद हो गए, उनकी वाइफ हो गई, फिर उसके मान लीजिए 2 बेटा है, तो यहाँ पे मेल का संख्या तो ज़्यादा ही रह गया ना, मान लीजिए पूरा परिवार भी गया, या फिर एक बेटा एक बेटी है तो यहाँ पे दोनों इक्वल हुआ, है ना। तो यहाँ पे चांस काफ़ी कम होता है कि वीमेन का संख्या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेन का संख्या ज़्यादा है एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के शहर में। यदि देखा जाए तो एक राज्य के शहर से दूसरे राज्य के गांव में देखा जाए तो यहाँ पे फीमेल का संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे भी अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी देखा जाए तो यहाँ भी फीमेल का संख्या ज़्यादा है। बस एक बार में यहाँ पे देखा जाए तो एक रूरल टू अर्बन, मतलब इंटर स्टेट रूरल टू अर्बन में देखा जाए
तो मेन का संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, बस एक सिचुएशन में। यदि 8 सिचुएशन यहाँ पे बना है, 8 सिचुएशन का कंपेरिजन किया जाए तो ठीक है। तो वहीं आप इट इज क्लियरली एविडेंट दैट फीमेल्स प्रीडोमिनेट द स्ट्रीम ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन, बोथ टाइप ऑफ माइग्रेशन। तो क्या करें कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो, वहाँ पे फीमेल का डोमिनेशन है, डोमिनेट करते हैं फीमेल। कॉन्ट्रेरी टू दिस मेन प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम। और यदि रूरल टू अर्बन की बात किया जाए तो यहाँ पे मेल ज़्यादा है, खास करके इंटर स्टेट वाले में, ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रीम ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, इंडिया आल्सो एक्सपीरियंस ई मिग्रेशन। तो क्या करें कि इंटरनल मिग्रेशन के अलावा इमिग्रेशन भी इंडिया में होता है, मतलब दूसरे कंट्री से लोग यहाँ आते हैं। और इमिग्रेशन भी होता है, मतलब कि यहाँ से लोग, जब ई माइग्रेशन के आगे ई लग जाए मतलब कि लोग बाहर जा रहे हैं, आई लग जाए मतलब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे करें कि इंडिया में इमिग्रेशन भी होता है और एमिग्रेशन भी होता है। उसके लिए अलग टेबल 2.1 प्रेजेंट डिटेल ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। इंडियन सेंसस 2011 हैज रिकॉर्डेड मोर देन 5 मिलियन पर्सन है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। तो दिखाता है 2011 के सेंसस के अनुसार कि 5 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी कि 50 लाख लोग इंडिया में माइग्रेट किए हैं, है ना, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। आउट ऑफ दिस 88.9% फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, जिसमें 90% लगभग 88.9% जो 5 मिलियन लोग हैं, 50 मिलियन में से लगभग 90% लोग जो हैं बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा हैं उसमें, उसके बाद नेपाल और पाकिस्तान से। मतलब ये तीनों कंट्री से माइग्रेशन इंडिया में देखा जाए, मतलब ये तीनों कंट्री से कितने लोग इंडिया में आए हैं, तो उसका संख्या 50 लाख के आसपास है। 50 लाख का 90% यानी लगभग 45 लाख। तो आप मोटा मोटी 42-43 लाख मान सकते हैं यहाँ पे कि 50 लाख यदि इंडिया में आ रहे हैं विदेशों से लोग रहने के लिए यहाँ माइग्रेशन करके, तो उसमें 42 लाख यही तीनों कंट्री मिला करके है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा, उसके बाद नेपाल से। आप नेपाल का तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नेपाली लोग रहते हैं, खास करके चाउमीन की दुकान पे या फिर चौकीदारी करते हुए। और पाकिस्तान से, है ना। नेक्स्ट स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन में किस तरीके का वेरिएशन आता है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सम स्टेट लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेशन, है ना। तो बहुत सारा जो स्टेट है जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे माइग्रेशन अट्रैक्ट होता है। जबकि जो दूसरे स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जो है यहाँ पे माइग्रेशन वापस जाते हैं यहाँ से, मतलब कि यहाँ से रिपेल होते हैं बोल सकते हैं एक तरह से। महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट। तो माइग्रेंट की संख्या में देखा जाए, इन माइग्रेंट की संख्या, मतलब कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोग दूसरे स्टेट से आते हैं। उसके बाद दिल्ली। महाराष्ट्र में आने का रीज़न भी, यहाँ पे बहुत लोग बॉलीवुड में काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, छोटे मोटे बहुत सारे जो सीरियल बनता है इतना सारा, आप जो टीवी पे देखते हैं दिन रात, है ना, तो उस सीरियल में भी, उस सीरियल का भी अधिकांशतः शूटिंग मुंबई में ही होता है। और फिर बहुत सारे फैक्ट्री वहाँ है, ये भी एक रीज़न है उसका, ठीक है। तो महाराष्ट्र का कई रीजन है जिसके कारण से वहाँ पे माइग्रेशन होता है। उसके बाद ये दिल्ली में होता है, दिल्ली में पढ़ाई के कारण या फिर फैक्ट्री वगैरह के कारण। उसके बाद गुजरात, हरियाणा, ये सब स्टेट जो मेनली फैक्ट्री के कारण, इंडस्ट्रियल होने के कारण यहाँ पे माइग्रेशन होता है। ऑन द अदर हैंड उत्तर प्रदेश वाज द स्टेट फ्रॉम विच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट टाइप माइग्रेंट। तो सबसे ज़्यादा जहाँ से निकलते हैं ऐसा संख्या उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से एक टेबल दिया गया है, कितने लोग कहाँ से आए हैं इंडिया में। तो आप देखिए यहाँ पे कि टोटल माइग्रेशन इतना है 53,63,099, ठीक है। तो टोटल माइग्रेशन 53,63,099 है। यदि नेबरिंग कंट्री की बात किया जाए यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अफगानिस्तान से कितने लोग इंडिया में आए हैं, तो 6,776, यानी लगभग 6,000 लोग, 6500 लोग यहाँ में आए हैं, तो एक जनसंख्या ज़्यादा नहीं। वहीं बांग्लादेश से देखिए तो 27,47,000 लोग, ये 2011 का डाटा, अभी 2020 चल रहा है ना, ये काफ़ी बढ़ भी गया होगा। बांग्लादेश से 27,47,062 लोग इंडिया में आकर के रह रहे हैं, माइग्रेशन किए हैं यहाँ पे। भूटान से लगभग 8,000 लोग हैं। चाइना से भी लगभग 18,000 लोग हैं। सुनने मतलब कि ये थोड़ा सा चंभा लगेगा देख के बहुत लोगों को, चाइना से भी 18,000 लोग यहाँ पे आकर के रह रहे हैं। म्यांमार से 60,000 लोग के लगभग हैं। नेपाल से 8,10,000 लोग थे, तो अचंभे वाली बात नहीं है, कई लोग आप नेपाली अपने आसपास में देख सकते हैं। पाकिस्तान से लगभग 10 लाख लोग, 9,18,000 समथिंग है ना। तो ये लोग देश बंटवाए ही क्यों थे, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। श्रीलंका 1,98,000 लोग, ये खास करके साउथ इंडिया में तमिलनाडु में आपको मिलेगा। यदि कोई चेन्नई वगैरह में आप जा करके रहेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे, वहाँ पे कई लोग श्रीलंका के रहते हैं। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी में आपको नेपाली मिलेंगे, उस तरीके से वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके से हम किस कंट्री से कितने लोग यहाँ पे रहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ नेबरिंग कंट्री का दिया गया, यहाँ पे बाकी कंट्रियों का जिम्मा नहीं दिया गया। इसके अलावा अफ्रीका से इंडिया में माइग्रेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा इंडोनेशिया वगैरह से भी थोड़ा सा आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चलो दिल्ली इज मंत्र फॉर माइग्रेंट लोग चलो दिल्ली का नारा दिए रहते हैं, है ना। चलो दिल्ली मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था उसके लिए। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड माइग्रेशन। तो नेट इनवर्ड माइग्रेशन कहाँ पे कितना होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो यूएसए में सबसे ज़्यादा इनवर्ड माइग्रेशन होता है 1160, इतने मिलियन में लोग हैं ना, 1160 मिलियन लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं। अफगानिस्तान में भी इनवर्ड माइग्रेशन है, स्पेन, जर्मनी, कनाडा, है ना, इस तरीके से। और आउटवर्ड माइग्रेशन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लोग मेक्सिको से जाते हैं बाहर, उसके बाद चाइना से बाहर जाते हैं कमाने, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद इंडिया से। तो ऐसा देखने में लगता है कि इंडिया से बहुत लोग बाहर जाते हैं, तो ऐसा बात नहीं, सबसे ज़्यादा अभी भी मेक्सिको है। हालांकि ये डाटा पुराना है, अभी इंडिया आई थिंक 3rd पे चला आया है, ठीक है, लेकिन अभी भी टॉप पे मेक्सिको और 2nd पे चाइना ही है, ठीक है, आउटवर्ड वाले में। ये डाटा काफ़ी पुराना है, कब का है तो यहाँ नहीं दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, कोर्स ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का कोर्स करने का मतलब किस क्या रीज़न है उसका। तो पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। पीपल जो है इमोशनल रूप से अपने जो जन्मभूमि होता है उनका, वहाँ से अटैच रहते हैं, हर कोई रहता है। बट मिलियंस ऑफ पीपल हैव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस, देयर कुड बी वैरायटी ऑफ रीजन्स। क्या करें कि लेकिन बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं जो अपने घर परिवार छोड़ देते हैं, उसका कई रीज़न हो सकता है। दिस रीजन्स कैन बी पुट इन ब्रॉड 2 कैटेगरीज। इसको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला पुश फैक्टर। पुश फैक्टर, दिस अकाउ टू लीव द पुश, मतलब ढकेलना, यानी कि जिसके कारण से लोग एक जगह छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, मतलब उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, उस रीजन को हम लोग पुश फैक्टर बोलते हैं। दूसरी तरफ आता है पुल फैक्टर, मतलब कि जिसके कारण से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग पुल फैक्टर बोलते हैं। जिस रीजन के कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं उस क्षेत्र में, उस कारण को हम लोग पुल फैक्टर बोलते हैं। इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया मेनली टू पॉवर्टी। लोग यहाँ से गाँव से शहर की ओर जाते हैं, उसका रीज़न है पॉवर्टी, गरीबी के कारण, ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लैंड पे ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ पे फसल उपजाने का ज़्यादा प्रेशर है। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, गांव में जो बेसिक फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल नहीं है, हेल्थ वगैरह नहीं है। यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको शहर लाने में ही किसी का प्राण टूट जाता है। एजुकेशन नहीं है गाँव में। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर नेचुरल डिजास्टर, उसके अलावा कई नेचुरल डिजास्टर भी किसी किसी गाँव में होता है, जैसे फ्लड, ड्राउट, साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक, सुनामी। वार एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट आल्सो गिव एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट। तो ये सब रीजन से भी लोग वहाँ से शहर छोड़, मतलब कि उस गांव को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर पुल फैक्टर विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू द सिटी। वहीं दूसरी तरफ पुल फैक्टर होता है जिसके कारण से लोग रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से सिटी में अट्रैक्ट होते हैं। इसमें पुल फैक्टर में क्या क्या है, तो जैसे यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रोज़गार का, ठीक है, रेगुलर वर्क यहाँ पे मिलता है, ज़्यादा मजदूरी मिलता है, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर हेल्थ, ठीक है, ज़्यादा हेल्थ यहाँ पे है, हेल्थ सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, ये सब भी है। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे 3-4 स्टोरी है। क्या ये आरिफ खान, ये भाई साहब आरिफ खान है। आई लिव इन विलेज विथ माई वाइफ एंड 4 चिल्ड्रेन। आई वर्क हेयर इन द फील्ड ऑन डेली बेसिस एंड द रेट ऑफ 30 पर डे। यहाँ पे जैसे इनको मजदूरी मिलता है 30 रुपये डेली। है इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फॉर ऑल दिस 30 डेज। तो महीना का 30 दिन इनको काम नहीं मिलता है। फर्दर आई हैव ऑल्सो टेकन सम लैंड ऑन द लीज फॉर एग्रीकल्चर। कुछ ज़मीन एक खेती करने के लिए लिए हैं दूसरे लोगों से। आई कुड गिव एजुकेशन टू माई चिल्ड्रेन। माई वाइफ इज सिक एंड सफरिंग विद ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड शॉर्टेज ऑफ मनी। आई एम अनेबल टू गेट ट्रीटमेंट ऑफ माई वाइफ, है ना। आई एम वेरी पजल्ड विद द प्रिवेलिंग सिचुएशन। फिर भी बेचारे हंस रहे हैं ना, देख सकते हैं। तो दुख में भी हंसना सीखना चाहिए। तो इस तरीके का चार यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या ये मनीष गवाड़कर, साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम बांद्रा, है ना। तो हेयर इन मुंबई आई एम डूइंग माई पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अलॉन्ग विथ पार्ट टाइम जॉब। अपने मुंबई में जॉब भी कर रहे हैं। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, पीपल हैव नो लेजर टाइम फॉर अदर्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हाई है, यहाँ पे लोगों के एक दूसरे के लिए कोई समय नहीं है। गांव में क्या होता है, लोगों को अपने के लिए समय नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए समय होता है। कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये डाटा एकदम हर किसी के पास परफेक्ट होता है। आई बिकेम टू मुंबई एज माई ड्रीम। तो क्या करें कि मुंबई इसलिए आए क्योंकि मुंबई आना इनका सपना था। सिटी ऑफर्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिटी में आने से कई अपॉर्चुनिटी मिलता है, ज़्यादा सैलरी मिलता है और विदेश जाने का मौका मिलता है। सबसे बड़ा बात तो यही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गांव और शहर में क्या अंतर होता है और क्यों माइग्रेट करते हैं लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्जामिन द रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम द मेल्स एंड फीमेल सेपरेटली इन द फिगर 2.2। तो ऊपर जो फिगर था इसमें मेल और फीमेल का माइग्रेशन का रीजन अलग अलग है। इट कैन बी सीन दैट रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेंड द मेन काउज फॉर मेल। तो 26% मेल यहाँ पे माइग्रेट करते हैं और उसका मेन रीजन क्या है कि वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वहीं वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के कारण फीमेल का माइग्रेशन देखा जाए तो मात्र 2.3% है। मतलब कि महिलाएं भी काम के कारण माइग्रेट करती हैं, लेकिन उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। वहीं देखा जाए तो 67% ऑफ फीमेल मूव फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस फॉलोइंग देयर मैरिज। वहीं 67% जो फीमेल हैं अपने शादी के कारण अपने शहर छोड़ करके, मतलब कि अपने नेटिव प्लेस, जहाँ प्लेस ऑफ उनका बर्थ है, वहाँ से छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज इन द रूरल एरिया ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन मेघालय, वे रिवर्स इज द केस।
ये इंडिया में हर जगह है, यही देखने को मिलता है एक्सेप्ट मेघालय। मेघालय में इसका रिवर्स देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे लड़का शादी के बाद लड़की के घर रहता है ना। यहाँ पे जैसे नॉर्मली क्या होता है पूरे इंडिया में कि शादी होने के बाद लड़की ससुराल जाती है, यानी कि लड़की यहाँ पे लड़के के घर रहने के लिए आती है। लेकिन इसका उल्टा देखने को मिलता है मेघालय में। मेघालय में क्या होता है कि लड़का लड़की के घर जा करके रहता है परमानेंटली, ठीक है। इन कंपेरिजन टू दिस मैरिज माइग्रेशन ऑफ द मेल इज 4% इन द कंट्री। तो वहीं देखा जाए मेल भी मैरिज के कारण माइग्रेट करते हैं, लेकिन ये 4% ही ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेल, तो ये 4% वही मेघालय वाला होगा, है ना, अधिकांशता उसमें, और कुछ लोग होते हैं। नेक्स्ट है कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का कंसिक्वेंस क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। तो माइग्रेशन इज ए रिस्पॉन्स ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर फेस। तो माइग्रेशन जो है ये रिजल्ट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का, यानी कि काम करने का जो मौका है हर जगह इक्वल नहीं है, शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है, और उसी का नतीजा है कि माइग्रेशन होता है। पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी टू एंड लो सेफ्टी टू प्लेस ऑफ हाई अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सेफ्टी। तो जहाँ पे सेफ्टी कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, वहाँ से लोग माइग्रेट करना चाहते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या सेफ्टी ज़्यादा है। दिस इन टर्न क्रिएट्स बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर द एरिया। तो क्या करें कि इससे एरिया के लिए बेनिफिट भी होता है और कुछ प्रॉब्लम भी आता है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम एंड माइग्रेट टू, क्या करें कि पीपल माइग्रेट करते भी हैं वहाँ और वहाँ आते भी हैं। कंसिक्वेंसेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इकोनॉमिकल। तो इससे क्या होता है वहाँ की इकोनॉमिकल स्थिति चेंज होता है, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक टर्म्स ये सब चेंज होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सीक्वेंसेस। तब हम लोग एक सीक्वेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सीक्वेंस को देखते हैं। तो एक बेनिफिट के रूप में होता है कि मेजर बेनिफिट ऑफ द सोर्स रीजन इज द रिमिटेंस सेंड बाय माइग्रेंट। जहाँ से माइग्रेशन होता है वहाँ पे रिमिटेंस जाता है। मान लीजिए कोई गांव ए था, वहाँ से शहर बी में कोई आदमी गया है, तो बी में आदमी जब काम करेगा तो उसका सारा परिवार तो ए में है, उसके माँ बाप वाइफ यदि है तो, है ना, वो तो अपने उसके गांव में रहते हैं। तो यहाँ पे आदमी यदि 10,000 रुपये कमाएगा तो 2,000 खर्चा करके बाकी 8,000 अपने गाँव भेज देता है, ठीक है। तो इसी को रिमिटेंस बोलते हैं, रिमिटेंस इसी को बोलते हैं। तो जो सोर्स रीजन है जहाँ से लोग माइग्रेशन करके गए हैं वहाँ पे रिमिटेंस आता है। रिमिटेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है हमारे आरबीआई के पास, डॉलर में जो करेंसी वगैरह जमा किया जाता है, उसका एक मेन सोर्स है माइग्रेशन, ठीक है। रिमिटेंस के कारण इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स आता है, यहाँ तक कि इंडिया जो है दुनिया में फॉरेक्स लेने वाले पहले कंट्री में से है। इन 2002 इंडिया रिसीव्ड $11 बिलियन एज रिमिटेंस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट। इंडिया में जो इंटरनेशनल माइग्रेंट इधर दूर का डाटा है, काफ़ी पुराना डाटा है, ठीक है। अब तो इतना एक स्टेट में आ जाता है। आई थिंक केरला का रिमिटेंस 9 मिलियन के आसपास है। तो पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट तो फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट। केरला में, इंडिया में, दुनिया में देखा है तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में आता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस केरला में आता है, ठीक है। केरला के बाद यूपी, इस तरीके से है, क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट से जो रेमिटेंस मिलता है इंडिया में, ये तीनों स्टेट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिखाया गया। द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस सेंट बाय इंटरनेशनल माइग्रेंट इज वेरी नियर टू कंपेयर द इंटरनेशनल माइग्रेंट, बट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो सोर्स एरिया क्या कर रहा है कि ये सोर्स एरिया की इकोनॉमी के ग्रोथ करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है। रेमिटेंस आर मेनली यूज फॉर रेमिटेंस का यूज़ किया जाता है फूड के लिए, कर्जा देने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, शादी के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, यानी कि लोग खर्च करते हैं, उनके गांव में रहने वाले जो उनके परिवार हैं वो खर्च करते हैं। जब खर्च करते हैं तो डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमी बढ़ता है। तो इस तरीके से देश डेवलप करता है। फॉर थाउजेंड ऑफ पुअर विलेजेज ऑफ बिहार, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, रेमिटेंस वर्क एज लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। तो बहुत सारे जो यहाँ पे गरीब परिवार हैं बिहार, यूपी, जहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, उनके लिए रिमिटेंस ही सब कुछ है। यदि वहाँ से रिमिटेंस नहीं आएगा तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे, भगवान जाने। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टू द रूरल एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी अकाउंटेड फॉर द सोर्स ऑफ सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या करें कि माइग्रेशन के कारण ही बिहार से मजदूर गए, यूपी से मजदूर गए, मध्य प्रदेश से मजदूर गए, कहाँ गए तो वेस्टर्न यूपी में गए, पंजाब में गए, हरियाणा में गए, और उन्हीं मजदूरों के बदौलत ही यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में सक्सेस हो पाया। जैसा कि अभी देख सकते हैं कोविड-19 में कई लोग वापस आ गए हैं, तो पंजाब में मजदूरों का कमी हो गया है। कई खेतों में वहाँ पे धान रोपा नहीं जा रहा है क्योंकि मजदूर हैं, मजदूर की कमी हो गई है ना। तो इन्हीं मजदूरों के बदौलत ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हो पाया है। बिसाइड दिस अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैज काउज्ड ओवर क्राउडिंग। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अनरेगुलेटेड माइग्रेशन जो हुआ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, शहरों में जो अनरेगुलेटेड माइग्रेशन हुआ है, इसके कारण से शहर में ओवर क्राउडिंग का समस्या हो गया है। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, स्लम बढ़ गए हैं जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप्ड है ऐसे शहरों में। तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में आपको स्लम मिलेगा, आपको चौल मिलेगा। एक निगेटिव कंसिक्वेंस है अनरेगुलेटेड माइग्रेशन का। अब आगे बढ़ते हैं डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस। डेमोग्राफिक मतलब कि वहाँ का जो पॉपुलेशन का जो धर्म है, लैंग्वेज है, ये सब चेंज हो जाना। तो आज आपको जैसे आप देखिएगा तो भोजपुरी बोलने वाले लोग लगभग आपको पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। आज के कुछ साल पहले भोजपुरी से बिहार और यूपी के कुछ एरिया में बोला जाता था, है ना।
तो लेकिन इसका रीज़न क्या है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोग माइग्रेट करके इंडिया के हर कोने में गए, और जब वो गए तो अपने साथ अपना लैंग्वेज लेके गए, है ना। जब बिहारी लोग कहीं गए तो अपने साथ अपने फेस्टिवल लेके गए, इसलिए आपको जब छठ होता है तो आपको छठ का जो सीन है आपको हर दुनिया के हर कोने से मिलेगा, या अमेरिका हो या फिर रसिया हो या स्विट्ज़रलैंड हो, हर जगह से आपको छठ का फ़ोटो मिलता है। तो ये होता है डेमोग्राफिक चेंज वहाँ का, है ना। तो जब माइग्रेशन होता है तो वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज होता है। तो माइग्रेशन लीड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री। माइग्रेशन के कारण क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का कंट्री में। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण से सिटी का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो जो रूरल एरिया में माइग्रेशन होता है किसी एक एज के लोगों का होता है ना, जब आदमी काम करने के लायक होता है तब उसका माइग्रेशन होता है। एक खास स्किल वाले लोगों का माइग्रेशन होता है, जिसके अंदर कुछ हुनर होता है, ऐसे लोगों का माइग्रेशन होता है, जिसके कारण से रूरल एरिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज होता है। वहाँ पे बचता क्या है, तो गांव में सिर्फ बच्चे बच जाते हैं और बूढ़े बच जाते हैं और महिलाएं बच जाते हैं। जितने जवान लोग हैं सब तो शहरों में चले जाते हैं, तो गांव का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हाउएवर हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र हैव ब्रॉट सम इम्बैलेंस इन द एज एंड सेक्स कंपोजिशन दिस स्टेट, है ना। तो ज़्यादा माइग्रेशन होने के कारण वहाँ का सेक्स कंपोजिशन, एज कंपोजिशन, ये सब इम्बैलेंस आ जाता है। सिमिलर इम्बैलेंस भी आर ब्राउट इन द रिसिपिएंट स्टेट, और उसी तरह का इम्बैलेंस आ जाता है रिसिपिएंट स्टेट में। वहाँ पे यंग लोगों का संख्या ज़्यादा हो जाता है। तो व्हाट इज द काउज ऑफ इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो इज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स, है ना। इसका मेन रीजन क्या है कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट। अब सोशल कंसिक्वेंस, सामाजिक रूप से क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो माइग्रेंट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। द न्यू आइडिया रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, नए आइडिया आते हैं, नए टेक्नोलॉजी आते हैं। फैमिली प्लानिंग चेंज होता है, गर्ल एजुकेशन, ये सब गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया थ्रू देम। माइग्रेशन लीड टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। माइग्रेशन के कारण जो डिफरेंट कल्चर के लोग थे उनके बीच में इंटरमिक्सिंग होता है। इट इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सच एज इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एंड ब्रेकिंग द नैरो कंसिडरेशन। तो इससे इसका कुछ पॉजिटिव भी रिजल्ट आता है, कुछ नेगेटिव भी आता है। इससे लोगों का मेंटेलिटी चेंज होता है। बट इट ऑल्सो हैज अ सीरियस नेगेटिव कंसिक्वेंस सच एज एनोनिमिटी विच क्रिएट सोशल वैक्यूम। तो यहाँ पे जैसे सीरियस कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंस भी है, जैसे एनोनिमिटी विच क्रिएट सोशल वैक्यूम। जैसे लोग एक दूसरे से भेदभाव करने लगते हैं कि अच्छा ये उस स्टेट से आया है, वहाँ तो काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे, है ना। तो सेंस ऑफ डिजेक्शन, कंटिन्यूड फीलिंग ऑफ डिजेक्शन में मोटिवेट पीपल टू फॉल इन ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक क्राइम एंड ड्रग यूज। तो मान लीजिए किसी लोगों के साथ ज़्यादा भेदभाव हो रहा है तो वो भी गुस्सा में आकर के कुछ वहाँ पे कुछ गलत स्टेप ले लेगा। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजन फॉर मेल माइग्रेशन बाय लास्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। तो यहाँ पे मेल माइग्रेशन का रीजन यह है कि आदमी लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, मेल पीपल क्यों माइग्रेट कर रहे हैं। तो वर्क एम्प्लॉयमेंट के कारण 24% लोग माइग्रेट करते हैं। एजुकेशन के कारण यदि देखा तो मात्र 2% लोग माइग्रेट करते हैं। मूव्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो मूविंग में देखा जाए तो 14% लोग यहाँ पे बर्थ के बाद ही मूव कर गए हैं। बिजनेस के कारण यदि देखा जाए तो मेल में 2% लोग हैं। मैरिज के कारण 4% लोग, जैसे ऊपर हम लोग पढ़े थे। और अपने पूरे घर परिवार लेकर के माइग्रेशन करने वाले में संख्या यहाँ 20% है ना। आप इस तरीके से देखते हैं। अब बाकी दूसरे रीजन के कारण 34% है। वहीं इधर देखा जाए तो वर्क एम्प्लॉयमेंट के कारण यहाँ पे मात्र 2% फीमेल में देखा जाए तो मात्र 2% फीमेल ऐसी है जो वर्क एम्प्लॉयमेंट के कारण। एजुकेशन के कारण 1% माइग्रेशन होता है। मूव्ड आफ्टर बर्थ की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ना। मूव्ड आफ्टर बर्थ की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पे 66% है। मैरिज का स्थिति देखा जाए तो मैरिज के कारण जो माइग्रेशन हो काफ़ी ज़्यादा, सॉरी आई थिंक हम गलत पढ़ लिए। मूव्ड आफ्टर बर्थ वाला ए वाला मतलब 4% वाला है, और मैरिज के वाला जो है 66% है। मूव्ड विथ हाउस होल्ड, अपने पूरे परिवार के साथ मूव करने में 14% यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। बाकी दूसरा रीजन यहाँ पे। तो इस तरीके से आगे भी पढ़े हम लोग। तो इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस, इसका कुछ इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस भी होता है, वातावरण पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन एज प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में जो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दिस अल्टीमेटली लीड टू द अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट। इसके कारण से अर्बन सेटलमेंट अनप्लानिंग वे में बढ़ता है, जिसके कारण से छोटे छोटे कॉलोनी, नए कॉलोनी बनते हैं, स्लम बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिटीज आर फेसिंग एक्यूट प्रॉब्लम डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके कारण से और क्या हो रहा है, तो शहरों में ग्राउंड वाटर की कमी हो जा रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सीवेज का डिस्पोजल मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। अदर के जो प्रभाव पड़ता था माइग्रेशन, इवन एक्सक्लूडिंग द मैरिज माइग्रेशन अफेक्ट द स्टेटस ऑफ विमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या करा है कि यदि मैरिज के वाला को भी हटा दिया जाए, मैरिज के कारण जो माइग्रेशन होता है इसको अभी नहीं गिना जाए, फिर भी माइग्रेशन के कारण वीमेन के स्टेटस पे काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रभाव पड़ता है।
इन द रूरल एरिया मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लिविंग देयर वाइफ्स बिहाइंड पुट्स एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल मेंटल प्रेशर ऑन द वीमेन। जैसे रूरल एरिया में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो जेंट्स लोग होते हैं, जो मेन लोग होते हैं, वो काम करने के लिए चले जाते हैं। इसके कारण से वीमेन का काम वहाँ पे बढ़ जाता है। घर का सारा काम वीमेन को करना पड़ता है, खाना बनाने से लेकर बाजार जाने तक और बच्चों को पढ़ाने तक सारा मेंटल और फिजिकल जो भी वर्क है यहाँ पे वीमेन के ऊपर हो जाता है। इसके कारण से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। और आगे देखा जाए तो माइग्रेशन ऑफ वीमेन आइदर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इनहेंस देयर ऑटोनॉमी एंड रोल इन द इकोनॉमी। यदि माइग्रेशन किया जाता है वीमेन का भी माइग्रेशन होता है तो इंडिया की इकोनॉमी में उनका भी एक रोल होता है, उनका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। इट रिमिटेंसेज आर द मेजर बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोर्स रीजन। द लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पार्टिकुलरली हाईली स्किल्ड पीपल इज मोस्ट सीरियस कॉस्ट। तो जैसे कह रहे हैं कि ठीक है रिमिटेंस तो आता है, इंडिया में रिमिटेंस काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन वही लोग यदि इंडिया में ही काम करते, जो लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, लोग अपने सोर्स रीजन पर ही काम करेंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो पैसा से कहीं ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है। यदि रिमिटेंस भले कम आए लेकिन उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है तो पैसा से ज़्यादा वहाँ पे वैल्यूएबल होता हो। तो ये एक सीरियस कॉस्ट है, यानी कि जो हाईली स्किल्ड पीपल यहाँ से चले जाते हैं, ये रेमिटेंस का कॉस्ट है बोल सकते हैं। द मार्केट फॉर एडवांस्ड स्किल हैज बिकम ट्रूली अ ग्लोबल मार्केट। जो एडवांस्ड स्किल का मार्केट है, मतलब जो काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, उनके लिए पूरा दुनिया एक मार्केट है। उनके खरीदने वाले लोग हर जगह दुनिया में बैठे हुए हैं, बस उनके अंदर स्किल होनी चाहिए। एंड मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर एडमिटिंग एंड रिक्रूटिंग सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल फ्रॉम पुअर रीजन। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ये भी ये चाहते हैं कि पुअर रीजन से लोग यहाँ पे रिक्रूट किया जाए, जिसका रीजन क्या है कि जो पुअर रीजन के लोग हैं कम मजदूरी पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कंसिक्वेंटली द एग्जिस्टिंग अंडर डेवलपमेंट इज द सोर्स रीजन गेट रीएनफोर्स्ड। वही जो सोर्स रीजन है वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क है कि तीनों जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 3 MCQ आपको कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। धन्यवाद।